अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो भाई आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी एक सेल ऑर्गेनल है। बेसिकली तो ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, यानी जैसे जिनको चैनल्स हम बेसिकली बोलते हैं, जो नालियाँ होती हैं या फिर जैसे टनल्स वगैरह गुजर रही होती हैं, तो उस टाइप की ये चैनल्स बने हुए होते हैं, नेटवर्क होता है इस तरह का, जो मिलकर क्या उस ऑर्गेनल को हमने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये नेटवर्क किस तरह का है या क्या इसका काम है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, फिर इसके बाद इसके हम टाइप्स देखेंगे, टाइप के बाद हम इसके फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या कुछ होता है। तो आपने इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी याद रखने हैं। MCQ के लिए भी इसमें से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो सब कुछ आपने एज इट इज़ याद करना है और बुक की लाइन से ही याद करना है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि कॉन्टीन्यूस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंड इज़ अपीयर्स टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है ना वो ओरिजिनेट हो रही होती है और उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके, मतलब ये इतना एक लॉन्ग किस्म का नेटवर्क है चैनल्स का कि इसको हम क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस से स्टार्ट होके तो उसके बाद कहाँ तक जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये कंटिन्यूस होता है। दीज मेम्ब्रेन्स वेरी वाइडली फ्राम सेल टू सेल। तो ये मेम्ब्रेन वेरी भी कर सकती हैं सेल टू सेल के, ज़रूरी नहीं है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही जाए, ये डिपेंड करता है कि सेल किस तरह का है। तो इसमें जो इनफोल्डिंग्स या फिर जो चैनल्स मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टर्नी कहलाते हैं। हम इसे डायग्राम में जब देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि सिस्टर्नी क्या होते हैं। जो मटेरियल होता है ना वो सिस्टर्नी के अंदर मौजूद होता है, यानी जो मटेरियल है वो सेपरेट कर रहा होता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को, और जो बाहर इंटरनली इसका अपना मटेरियल है वो कहाँ होगा, सिस्टर्नी में, और इस तरह से ये सेपरेट हो रहा होता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से। तो द मटेरियल प्रेजेंट इन द चैनल इज़ सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मटेरियल मौजूद है, यानी जो कुछ भी इसके अंदर चीज़ें बन रही हैं या ये जहाँ से भी ट्रांसपोर्ट करके लेके आ रहा है या ख़ुद बना रहा है या जो कुछ भी कंडक्शन का काम कर रहा है, तो उसको क्या सेपरेट कर रही है ये ट्यूब्यूल्स जो है, ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स या स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स, किससे, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल मौजूद है। क्योंकि ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनली मौजूद है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है और साइटोप्लाज्म के अंदर अपना मटेरियल भी मौजूद होता है और इसके अंदर अपनी चीज़ें जो बन रही हैं तो वो किससे, एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन या स्फेरिकल मेम्ब्रेन सिस्टम से अलग हो रही होती हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें ज़रा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद इटसेल्फ क्या है और फिर आगे फर्दर सिस्टर्नी इसके अंदर क्या है। सिस्टर्नी मिलकर ही बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही होती हैं। तो यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम आप कह सकते हैं कि बना के दिखाई गई है कि ये जो है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप दिखाई गई है, जिसमें से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने यहाँ पे ये नेटवर्क दिखाया है चैनल्स का, जो कि क्या है, स्मूथ, ट्यूबुलर और स्फेरिकल भी है। ट्यूबुलर सा है ये, तो इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है और जो आउटसाइड मौजूद है, यानी ये साइटोप्लाज्म, ये अगर हम इसको ऐसे इमेजिन कर लें कि एक सेल के अंदर ये मौजूद है जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है, तो ये सेपरेट कर रहा है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है, जो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी कि जिसे हमने क्या कहा था कि ये स्टार्ट हुआ है कहाँ से, न्यूक्लियर इन्वेलप से, और एंड जाके इसका कहाँ हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके इसका एंड होता है। लेकिन ये एंड डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सटेंड सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही हुआ हो, ये डिपेंड करता है कौन सा सेल किसके अंदर ये मौजूद है। तो अब आगे हम फर्दर इसकी टाइप देख लेते हैं, जो आपको वैसे तो यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं, मेंशन की हुई है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो इसकी टाइप्स होती हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन किस बेसिस पे करते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। कौन कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये रफ सी अपीयरेंस दे रही होती है, किस वजह से कि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई ऐसा वो दूसरे ऑर्गेनल या ऐसी कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ होता जिसकी वजह से ये रफ अपीयरेंस दे, तो इस वजह से ये क्या है, स्मूथ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी सरफेस की बेस पे एक्चुअली हमने इसको नाम दिए हुए हैं
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है, तो वो रफ अपीयरेंस दे रहे हैं, रफली अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से मौजूद होती हैं और स्मूथ जो है उसके ऊपर कुछ भी ऐसा मटेरियल नहीं लगा होता। डायग्राम में भी आपने देख लिया, मैं दोबारा दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसे बेसिकली कहा है कि ये दोनों टाइप्स इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हैं। ये यहाँ पे शो किए गए हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ओरिजिनेट हो रहा है न्यूक्लियर इन्वेलप से, और उससे आगे ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर एक दिखाई दे रहे हैं। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ है उसके ऊपर सरफेस पे कोई ऐसा मटेरियल ऐसा नहीं लगा हुआ जो उसे एक रफ अपीयरेंस दे। वो स्मूथ अपीयरेंस, स्मूदी सी अपीयरेंस दे रहा है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ऐसे एक खुरदुरी सी जगह और चीज़ नज़र आ रही है जिसकी वजह से वो रफली अपीयरेंस अपनी दे रहा है। तो आगे हम अब फंक्शन देखते हैं कि क्या क्या है इसके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो किस तरह के, हमने कहा कि न्यूक्लियर इन्वेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ होता है, तो यानी इसकी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑब्वियसली इसके अंदर हो रही है। इसके ऊपर सरफेस पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स। और हमें पता है राइबोसोम्स क्या करते हैं, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा भी है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही होती है, तो ये ट्रांसपोर्ट उसको भी करते हैं। बाकी जो मटेरियल और बनता है इसके अंदर उन सब चीज़ों को भी ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। थर्ड इज़ प्रोटीन सिंथेसिस, हमने पहले देख लिया उसमें कि राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर इसी प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स कर रहे होते हैं, यानी उनको उसकी तोड़ फोड़ करते हैं और मतलब एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह के जो कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन, यानी नई मेम्ब्रेन इसके अंदर से ओरिजिनेट भी हो सकती हैं, तो ये उसकी भी प्रोडक्शन में हेल्प कराता है। वो किस तरह के, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प कर रहा है। तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, नई मेम्ब्रेन्स जो बननी है वहाँ पे ज़रूरत उनकी भी है। तो जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे भी बन रही होती हैं, इसलिए साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन भी है ये। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी इसके अंदर ऐसे बनते हैं जहाँ पे भी बॉडी में जहाँ ज़रूरत है वो यहाँ पे बनेंगे और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं। फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में भी इसका रोल मौजूद है, यानी ये ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज़ का, कंडक्शन कर रही होती है जो भी हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स या इस तरह की जो भी चीज़ें चाहिए तो वो यहाँ सब बनती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में हम ये भी देख सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली भी कर रही हैं, इनडायरेक्टली भी हर तरह से कर रही है। फिर उसके बाद उनकी मॉडिफिकेशन या ये सारा कुछ करने के बाद इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी इनकी जहाँ रिस्पेक्टिव साइट है वहाँ पे हो रही होती है। तो इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे बताए हुए हैं, जिनको हम जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर लिखना है तो साथ साथ इनको एक्सप्लेन भी करना है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इनकी नहीं लिखी, लेकिन जब आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखेंगे तो इसमें एक्सप्लेनेशन आपने ज़रूर देनी है, साथ लिखना है। सिर्फ ये हेडिंग्स नहीं लिख के आ जानी। मैंने तो यहाँ पे जस्ट आपको एक कंटेंट देने के लिए, ताकि पता चले कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो बताने हैं। तो मैंने हर किसी में इसकी एक्सप्लेनेशन अलग अलग से बता दी है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट किस तरह कर रहा है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट किस तरह हो रही है, प्रोटीन कैसे बन रही है, फिर वो प्रोटीन किन किन तरह की बन रही है, यानी वो एंजाइम्स की सूरत में भी है, स्ट्रक्चरल जो मेम्ब्रेन बननी है उसके स्ट्रक्चर में भी, फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही हैं ये। तो उसके अलावा नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में हेल्प आउट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं और किस तरह ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सब चीज़ों की, तो वो किसके थ्रू होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आया सारा कुछ बनेगा, फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से पास आउट होके और ये वेसिकल की फॉर्म में या जिस तरह से भी ट्रांसपोर्ट होना होगा वो फिर आउटसाइड द आगे फिर ये फर्दर कनेक्ट होता है गोल्जी अपरेटस के साथ। गोल्जी अपरेटस के अंदर ये मटेरियल जाएगा। गोल्जी अपरेटस इटसेल्फ भी जो है वो प्रोडक्शन कर रहा होता है चीज़ों की, और इसमें से भी जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्योंकि उसने मॉडिफिकेशन करनी है चीज़ों की फर्दर, तो यहाँ से मटेरियल आगे गोल्जी अपरेटस में जाएगा और वो अपरेटस क्या करेगा, फिर उसको मॉडिफाई करके प्रोटीन्स को या जो चीज़ें भी करने वाली होंगी उनको करके आगे फिर रिस्पेक्टिव साइट पे पहुंचा देगा। तो ये इस तरह ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ों की हेल्प करते हैं। तो आई होप सो सिंपल सा ये टॉपिक है जो आपको समझ आ चुका होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें और किस किस तरह से इन्वॉल्व हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी हम इसको कहते हैं कि एंडो मीन इनसाइड, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस एक सिस्टम है जो किस तरह से है, न्यूक्लियर इन्वेलप से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ होता है, यानी इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व है, जो इस तरह से इसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की, आगे ट्रांसफ़र होती है फर्दर और फिर उनकी मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटस में जाके होती है।
और वो वहाँ से फिर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं चीज़ें जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत होती है। तो इस टॉपिक की आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको नहीं आई या जहाँ से समझ ना आए तो दोबारा भी आप बता सकते हैं, मैं इस टॉपिक को दोबारा भी क्लियर कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।